वेलकम बैक माय चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपके सदा आभारी हैं। हमारा चैनल सदा आपका आभारी रहेगा, रेडी रहेगा और आगे की वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि इन जो इजी मेथड्स हैं वो लोगों तक पहुँचें और लोग उनका अनुसरण करें, बच्चे उस पर ध्यान दें। पढ़ाने के हर मेथड्स में अलग अलग तरीके होते हैं, किसी का इजी तरीका होता है, किसी का हार्ड होता है, कि समझ में आता है, किसी का नहीं आता है। तो समझ में आए तो अवश्य पढ़ें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। आज हमारा चैनल इस वीडियो में कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ 9 उपसय संयोजक यौगिकों के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनसे संकुलों का निर्माण होता है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उदाहरण हैं जिन्हें हमने आपको बताया है। और ये जो पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताए थे लिगेंडों के प्रकार, लिगेंडों के नाम और लिगेंडों की परिभाषाएं। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत लिगेंडों के IUPAC नाम, 11वीं की कक्षाओं में हमने कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में या 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों के, संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण भी पढ़ेंगे कि उनके नाम जो हैं वो किस आधार पर लिखे जाते हैं, उनके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो उन प्रमुख बिंदुओं का पहला घटक जो है वो लिगेंड है और लिगेंडों का उसमें नाम है। जब तक हमें लिगेंडों के नाम नहीं पता होंगे, लिगेंडों के सूत्र नहीं पता होंगे, उनके उपनाम नहीं पता होंगे, तो हम उनको समझना थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। तो आइए हम आपको इस चार्ट के अंदर के बनाएंगे, क्योंकि चार्ट को बनाना में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबी न हो, चार्ट आसानी से प्राप्त हो जाए आपको। इस चार्ट के अंतर से देखेंगे तो ये हमने क्या लिखा है, क्रमांक संख्या, और ये हमारी जो लिखी हुई है वो लिगेंडों के सूत्र लिखे हुए हैं। लिगेंडों पर क्या क्या आवेश होता है वो आवेश लिखे हैं, लिगेंडों के हिंदी में नाम क्या होते हैं वो लिखे हैं, और अंग्रेजी में नाम क्या होते हैं वो लिखे हैं। इसी प्रकार हमने और आगे नंबर हमने डाले नहीं हैं, 39, 40 और 41, इस तरीके के हमारे ये लिगेंड हैं। तो कुछ लिगेंड हैं जो सारे अपनी किताब में नहीं आते, बाकी के हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। हमारे जानकारी के कौन कौन है हम उनको एक बार टिक लगा देंगे, आप उन्हें ही याद कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक, यानी ये जो है वो सभी, इससे ऊपर वाले जो सभी हैं वो एक दंतुक लिगेंड है। इससे ऊपर वाले कैसे हैं, एक दंतुक लिगेंड। ये दो दंतुक है, हम दो की कैटेगरी अभी बता देंगे। ये यहाँ से ऊपर वाले सभी हैं वो एक दंतुक लिगेंड है। तो एक दंतुक लिगेंड में सबसे पहले हमने लिया H2O। H2O पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन लिगेंड होता है। इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन दान करती है, इसको IUPAC पद्धति में हम एक्वा कहते हैं। एक्वा मीन्स हमारा जल होता है, क्योंकि 10th की क्लास में हमने समीकरणों के नीचे पढ़ाया था जलीय विलयन, तो जलीय विलयन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो जलीय का मतलब हो गया एक्वा। दूसरा हमारा है NH3। NH3 पर भी आवेश 0 होता है, लेकिन ये अमोनिया नाम होता है, अमोनिया नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम आपकी एमीन। और एमीन दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इसमें डबल मा लिखते हैं तो एमीन बोला जाता है। X एक इंडिकेशन है, वो किसका, हैलोजन का इंडिकेशन है। तो ये सारे हैलोजन जो हैं वो X के रूप में दिखाते हैं। तो कभी कभी लिगेंड के रूप में भी X को क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। तो जब लिगेंड के रूप में X को इंडिकेट कर देते हैं तो उस पर भी आवेश -1 होगा, उसे हैलिडो कहते हैं। हैलो भी कह सकते हैं, लेकिन 2004 के बाद IUPAC पद्धति ने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया और उसमें ईडो शब्द लगा दिया। तो जितने भी हमारे हैलोजन हैं उनके सबके नाम के अंतर में ईडो शब्द लगेगा, मिलेगा। तो यह क्या आ गया, हैलिडो। अब ऐसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरिडो,
Cl के लिए क्लोरिडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमीडो और आयोडीन के लिए आयोडीडो। ठीक है, तो ये सारे लिगेंड जो वो हेलोजन कैटेगरी के आते हैं। हेलोजन कैटेगरी में ईडो शब्द लगाते हैं। कभी कभी आप ये लिख देते हैं अगर क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो हेलो, तो उनको भी आपके IUPAC जो है वो अभी किताबें मान लेती हैं, मान लिया जाएगा, गलत नहीं है। अब आगे के जितने भी, मैं एक शब्द और बता दूं कि आगे के जितने भी रेडाइन लिगेंड होते हैं उन रेडाइन लिगेंडों के नाम के अंत में एटो शब्द लगाया जाता है, या एटो नहीं लगाते हैं तो ओ शब्द लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? ओ शब्द से संबोधित करते हैं उनके लास्ट के अंतर। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्साइड है ये, तो हमने इसका लिखा हाइड्रोक्सो, माइनस का आवेश लिखा है, NO2 माइनस है तो नाइट्राइटो, ONO माइनस है तो इसे कहते हैं नाइट्राइटो। क्या कहते हैं इसको? नाइट्राइटो। हालांकि इसमें कंपोजिशन की बात क्या है कि यहाँ पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो नाइट्रोजन, और यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो ऑक्सीजन। इसके नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे नाइट्राइटो N और इसको लिखेंगे नाइट्राइटो O। क्या लिखेंगे इसको? नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। अगर O लिगेंड, O वाला परमाणु जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो उसको कहेंगे नाइट्राइटो O, नाइट्रो O, और N दान कर रहा है तो उसे कहेंगे नाइट्रो N। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाम दोनों अलग अलग कर दिए तो कन्फ्यूजन भी खत्म हो गया है। अगर NO2 1 माइनस के रूप में लिखा है तो हम नाइट्रो कहेंगे, और ONO माइनस के रूप में लिखा है तो उसको हम नाइट्राइटो कहेंगे। तो ये वाली कन्फ्यूजन भी खत्म हो गई। इसके बाद है SO4 2 माइनस सल्फेटो, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, PH3 जो है वो अमोनिया जैसा डेरिवेटिव है, NH3 PH3 तो इसे कहते हैं फॉस्फीन, CO2 कार्बोनेटो, O2 माइनस के 1 यानी इसको क्या कहते हैं? ऑक्सो, O2 2 माइनस, यहाँ क्या होगा हमारा? O2 2 माइनस, O2 2 माइनस। तो 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस के हैं तो 1 ऑक्सीजन पर 1 माइनस का बनेगा, इसलिए हमने इसका माइनस का 1 लिखा। इसे कहते हैं परोक्सो, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव लिया जाता है या लिगेंड लिया जाता है तो ये परोक्साइड का लिगेंड होता है। इसके बाद आएगा आपका साइनो, इसके बाद आएगा आपका NC। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन दान, कार्बन दान कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन दान करेगा। तो जब नाइट्रोजन दान करेगा तो उसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनो। ऐसे इसमें भी है SCN को कहते हैं थायोसाइनो, और NCS को कहते हैं आइसोथायोसाइनो, साइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नेटो, NATO, थायोसाइनेटो। ठीक है, आगे क्या हमारा CH3CO माइनस, माइनस का 1 आवेश होता है, उसका नाम है एसीटेटो। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे मोनोडेनेट लिगेंड हो गए, ये एक दंतुक लिगेंड की इस कैटेगरी में आते हैं। ये सारे लिगेंड जो हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक सभी ये लिगेंड कैसे हैं, सभी लिगेंड जो है वो इम्पोर्टेंट दृष्टि से हैं। आगे यहाँ पर है पिरिडीन, ये भी पूछ लिया जाता है। पिरिडीन में 0 आवेश होता है, इसका नाम है सल्फाइडो, माइनस के 2 होता है, इसका नाम है थायोसल्फेटो। N3 भी पूछा जाता है, एजिडो। इस पर भी ये जो है इसका मान क्या है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसी का डेरिवेटिव हमारा यहाँ क्या गया? ये फॉस्फीन का। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा करके 3 फेनिल समूह लगा दिए, अर्थात बेंजीन के समूह लगा दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, यानी हम उसको क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं PH3, PH का होल 3 और P, अर्थात यहाँ पर PH का मतलब होता है फेनिल, फेनिल की संख्या हो गई 3 और वहाँ पर लगा दिया हमने फॉस्फोरस। ये हमारा जो है वो कार्बोनिल समूह से ही है। हमारा यहाँ पर क्या है, S समूह लग जाने से उसको कहते हैं थायोकार्बोनिल। ये जो है वो एजाइड समूह का है, N3 माइनस का, P3 माइनस, तो इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोरस का, इसीलिए कहेंगे फॉस्फीडो। यहाँ से ये हाइड्रोजन का है, इसे कहते हैं हाइड्रीडो। इस पर भी 1 माइनस का आवेश होता है। यहाँ से ऊपर के जो सारे के सारे लिगेंड हैं वो सभी एक दंतुक लिगेंड है। इसका जो है दंतुकता कितनी है? 3। यहाँ पर नाइट्रोजन, सल्फर
और नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वो 3 परमाणु जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, थायो यूरिया। ये यूरिया का डेरिवेटिव है। यहाँ यूरिया भी यूज की जा सकती है त्रिदंतुक लिगेंड के रूप में। तो ये हमारी थायो यूरिया। NH2 जो माइनस है वो उसका मतलब है ये एमीन का डेरिवेटिव है, एमीन का। जब एमीन का डेरिवेटिव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एमिडो कहते हैं। माइनस का 1 आवेश है, इस पर माइनस के 2 आवेश हैं, इसको कहते हैं एमिडो। ये जो डेरिवेटिव हैं ये दोनों के दोनों जो हैं वो धनावेशित लिगेंड है। कैसे हैं, धनावेशित लिगेंड। तो धनावेशित लिगेंड में इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम। तो जो भी धनावेशित लिगेंड होते हैं उनके अंत में क्या लगा देते हैं, नियम शब्द लगा देते हैं, ईयम, यानी ईयम शब्द लगाएंगे, बाकी का ये तो जुड़ा ही होगा। तो ये इसका नाम क्या है, नाइट्रोनियम। इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। ये दोनों, ये भी हमारे क्या है, एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी में है। ये भी हमारे क्या होंगे, सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड होंगे। यहाँ पर इसका नाम जो है वो बाईपिरिडीन पिरिडाइल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों समूह जो है वो बाईपिरिडाइल है। बाईपिरिडाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, इस पर 0 आवेश होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BIP या BIP। ये जो हमारा है वो ऑक्जेलिक अम्ल का डेरिवेटिव, इसे ऑक्जेलेटो कहते हैं। माइनस के 2 आवेश होते हैं। ये ग्लाइसिन डेरिवेटिव है, एमिनो अम्ल है, इसे ग्लाइसिनेटो कहते हैं। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। पीछे हमने दो दंतुक लिगेंड में इसको लिखाया है। तो ये जो तीनों के तीनों 4 हैं वो उनकी दंतकता कितनी है, 2 है। बाकी का इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए A2 1 और 1 2, ये 2 CH2 लिखे हैं, इनको कहते हैं डाई एथिलीन। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन समूह हो गए, इसको कहते हैं ट्राईएमीन। तो इसकी दंतकता कितनी हो गई, 3। इसी प्रकार क्या है, ये भी पिरिडीन के डेरिवेटिव है। यहाँ पर 1 2 3 पिरिडीन है जो कि आपस में 2 2 से जुड़ी हुई हैं। तो 2 2 से जुड़ी हैं तो उसको कहते हैं डाई पायरिडीन। क्या कहेंगे, पायरिडीन। ये है पिरिडाइल, ये है पायरिडीन। इसमें अंतर है, इसमें 1 कार्बन की संख्या कम है, यहाँ पर 1 कार्बन की संख्या ज़्यादा है। अगला जो लिगेंड है वो उसका नाम है एथिलीन। इतने समूह को क्या कहते हैं, एथिलीन। ये N जो लगे हैं उनको का नाम है डाईएमीन। और 1 2 3 यहाँ पर जो है अब टेट्रा ना आकर के क्या होगी, ट्राई होगी। क्या होगा, क्योंकि हमारा ये दूसरा डेरिवेटिव लिखा था तो इसका नाम क्या है, ट्राईएमीन, ट्राई एसीटेटो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी है, 3। इसी प्रकार क्या इसका दूसरा डेरिवेटिव भी बनता है, वो हमारा, ये तो हमारा पंचदंतुक लिगेंड हो गया। अब जो लिगेंड होगा वो हमारा षटदंतुक लिगेंड होगा। षटदंतुक लिगेंड में संयोजकताएं कितनी हो जाएंगी, 4, क्योंकि 1 माइनस का 2 3 4 माइनस की। और नाम ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेट्रा। तो ये सब कुछ वही रहेगा। और यहाँ पर आवेश कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 आवेश आ जाएगा। सॉरी, 3 की जगह 4। पहले ऊपर वाले में 3 आता है और अब इसमें कितना हो जाएगा, 4। तो ये कन्फ्यूजन हट जाएगा यहाँ से, केवल आपको यहाँ से आपको मान देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के जो लिगेंड हैं वो हमारे लिगेंड IUPAC नामकरण पद्धति में उपयोग में आते हैं। तो ये सारे के सारे लिगेंडों की हमने आपको दंतुकता, आवेश, IUPAC नाम और इनके सूत्र बता दिए हैं। तो ये है तो इम्पोर्टेंट ही, बाकी के ये जो बड़े बड़े वाले हैं इधर नहीं पूछे जाते हैं, ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं। जहाँ तक कि आपको एक दंतुक लिगेंड के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा तो एक दंतुक लिगेंड और उनके नाम आपको बेसिकली कैसे याद कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे की बात हम इसके आगे बताएंगे, इसको आप नोट कर लें, याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ज़रूरी है ये सारणी हमारी क्या है, ज़रूरी है। तो इस सारणी से अगला जो है वो बिंदु हम बताएंगे, क्योंकि हमारे कल लिगेंडों की संख्याएं हमने बताई थी, लिगेंडों का नाम बताया था, लिगेंडों के प्रकार बताए थे। तो उन लिगेंडों के प्रकार और नाम में आप यहाँ से मिल जाएंगे। ये पूरी सारणी बना दी, इसमें सारे लिगेंड मिल जाएंगे। फिर भी हमने पिछले वाले वीडियो में लिगेंडों के प्रकार, लिगेंडों के नाम, लिगेंडों के उदाहरण बता दिए थे, वो भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं, याद कर सकते हैं हम। इससे आगे देखेंगे
पिछले वीडियो में कुछ परिभाषाएं अभी रह गई थी इसमें, तो परिभाषाओं में अगला क्या है, हमारे उभयदंतुक लिगेंड तक हमने आपको बता दिया था। उभयदंतुक लिगेंड के बाद आते हैं कीलेट लिगेंड। क्या आते हैं? कीलेट लिगेंड। अब कीलेट लिगेंड का मतलब होता है कीला शब्द से लिया गया है। कौन से? कीलेट लिगेंड का शब्द कहाँ से लिया गया? कीला शब्द से। और कीला शब्द का अर्थ होता है, कीला शब्द का अर्थ केकड़ा होता है। केकड़ा का मतलब यहाँ पर अब क्या है? केकड़ा से होता है। तो जिस संकुल यौगिक में लिगेंडों की आकृति जो है वो केकड़े के समान बन जाती हो, या संकुल की आकृति जो है वो केकड़े के समान बन जाती हो, तो उसमें, उस आकृति में जो भी हमारे लिगेंड भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीलेट लिगेंड कहते हैं। फिर भी मैं इसकी परिभाषा बता दे रहा हूँ, नोट कर लें आप कि किसी द्विदंतुक से आगे के जितने भी दंतुकता होती है उसमें सब में यही पाया जाता है। तो दो या दो से अधिक दंतुकता वाले लिगेंड, दो या दो से अधिक दंतुकता वाले लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंद, चक्रीय, कीला के समान यानी केकड़े के समान संरचना बनाते हैं, तो उस संरचना के कारण उस लिगेंड को हम कहते हैं कीलेट यौगिक। क्या कहेंगे उसको? कीलेट यौगिक कहेंगे। तो दंतुकता मैंने बता दी आपको, दो से अधिक दंतुकता जितनी भी होगी वो जिस रूप में जुड़ जाएंगे उन्हीं रूपों को क्या कहते हैं? हम कीलेट लिगेंड कहते हैं। तो अलग से इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल वही आएगा। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण हेडिंग आती है वो हमारी हेडिंग होती है केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब किसी केंद्रीय धातु के संकुल यौगिक में केंद्र में उपस्थित जो धातु या आयन होता है उस पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब ये पता कैसे लगेगी, ये दिखाई कैसे पेगा? तो उसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी संकुल यौगिक में केंद्र में स्थित धातु या आयन जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है या जितनी प्राथमिक संयोजकता होती हैं, जितनी प्राथमिक संयोजकता होती हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी उस धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो उसके लिए निकालने के लिए हमारा सूत्र है जो 11वीं की केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पार्ट में ऑक्सीकरण संख्याएं निकालते थे, वैसे ही उनके भी निकालते हैं। क्योंकि किसी संकुल में जितने भी लिगेंड और प्रत्यायन जुड़े रहते हैं, यानी धातु आयन, प्रत्यायन, लिगेंड, सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो है वो सदैव 0 के बराबर रहता है, या हमारे किसी संकुल पर जो आवेश लगा होता है उसके बराबर होता है। तो आइए हम कोई एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है K3FeCN6। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या है? Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या मालूम होनी चाहिए। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या या आवेश जो होता है वो 1 होता है कि यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी है? 3। तो हमने 3 का गुणा कर लिया। Fe की हमें निकालनी है, Fe को हमने x मान लिया, प्लस 6 लिगेंड हैं और उस लिगेंड में Cn की कितनी होती है? -1 होती है, इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। तो x का यहाँ वो मान आएगा जो बराबर 0 के होगा। तो कोई बात नहीं, हमने देख लिया यहाँ पर क्या होगा? +3 प्लस x -6 इक्वल टू 0। x बराबर क्या करेंगे? इस संख्या को उधर पहुँचाएंगे, तो जब x के उधर 6 पहुँचेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और जो -3 पहुँचेंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ गया? +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। तो यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? +3 है। तो किसी संकुल यौगिक में जब ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित की जाती है तो उस ऑक्सीकरण संख्या को धातु के नाम के बाद छोटे कोष्टक में और रोमन अंक में लिखा जाता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कॉपर के 2 ऑक्साइड होते हैं, Cu2O और CuO। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दोनों को कॉपर के ऑक्साइड कहते हैं। आगे लिख ले रहे हैं कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड।
अभी जब कॉपर ऑक्साइड लिख रहे हैं तो अभी ये बात कैसी है हमारी, अधूरी है। कैसी है, अधूरी है। अगर हमने आपसे कहा कि कॉपर ऑक्साइड लिखो तो आप इन दोनों में से कौन सी ऑक्साइड को लिखोगे? अभी बात कैसी है, अधूरी है। आप कौन से ऑक्साइड को लिखोगे? तो ऑक्साइडों का नॉमिनेटिंग करने के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। अगर हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, प्लस, और प्लस ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड लिखने हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो ये जो है इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु आयन की उसके पीछे लिख दी जाती है, रोमन अंक में लिखी जाती है और छोटे कोष्टक में लिखी जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब हमारे अगली हेडिंग आती है, इसमें इंपोर्टेंट हेडिंग है, बोर्ड की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट हेडिंग है और आगे भी पूछी जाती है। तो वो हेडिंग कौन सी है हमारी, हेट्रोलिटिक संकुल। हेट्रोलिटिक संकुल तथा होमोलिटिक संकुल। होमोलिटिक संकुल। अब हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक का मतलब क्या है? हेट्रोलिटिक का मतलब है कि वे संकुल यौगिक, हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। वैसे तो विषम कहते हैं भिन्न भिन्न, विषम कहते हैं तो विषम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, सम। अब सम का मतलब है एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के। यहाँ जो हम नाम ले रहे हैं सम और विषम, इसका मतलब ये नहीं कि 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, ये सम विषम नहीं है। हेट्रो मीन्स होता है विषम, विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, और होमो मीन्स होता है सम, सम मीन्स एक ही प्रकार के। तो वे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन से अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं, उस संकुल यौगिक को क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक संकुल कहते हैं। होमोलिटिक की परिभाषा क्या है कि वे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक संकुल कहते हैं। तो ऊपर वाला जो लिगेंड हमारा है संकुल, वो CN का होल 6, ये होमोलिटिक कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है ना हमारे CN लिगेंड, ये सारे के सारे 6 CN लिगेंड एक ही प्रकार के हैं। तो 6 CN लिगेंड एक ही प्रकार के होने से इसको हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक संकुल कहते हैं। हेट्रोलिटिक संकुल की बात क्या, अगर हम इसको ही ले लें तो हमारा क्या हो गया, K3Fe। अब हमें लिगेंडों की संख्या अलग अलग करनी है, तो जब लिगेंडों की संख्या अलग अलग करनी है, और ये सारे लिगेंड कैसे हैं, सारे लिगेंड हमारे ऋणावेशित हैं, तो हम इसी संकुल को बनाने के लिए सारे लिगेंड ऋणावेशित लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया CN, ठीक है। CN की संख्या कितनी कर ली, 2। अब हम इसमें क्या लेंगे, दूसरा हमने ले लिया OH का होल ट्वाइस, हाइड्रोक्सो ले लिया। अभी भी 2 लिगेंडों की जरूरत पड़ रही है, तो 2 लिगेंडों की जरूरत पड़ने के लिए हमने 2 लिया Cl2। अब ये लिगेंड में क्या हो गई, 2 लिगेंड क्या है, 2 अलग अलग लिगेंड हैं, दोनों 2 संख्या में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, 1-4 हो कर सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न होंगे, संख्या उनकी निर्धारित नहीं होती है। यहाँ लिगेंडों की संख्या निर्धारित नहीं है, लिगेंडों के प्रकार निर्धारित हैं। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे तो हेट्रो कहलाएंगे, समान प्रकार के होंगे तो होमो कहलाएंगे। तो इस प्रकार जब भी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे उदाहरण जो है वो हेट्रो और होमो के आएंगे। ये छांटने को आता है, परिभाषा भी आती है, और हेट्रो होमो भी छांटने को आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसकी, क्या है इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो इस इंपॉर्टेंट हेडिंग को आप नोट कर लें और समझ लें, इसके आगे भी देखेंगे।